हेलो दोस्तों, मैं आपकी हिंदी टीचर आरएम जूनियर कॉलेज की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी हिंदी पुस्तक युवक भारती का पहला पाठ नव निर्माण पढ़ेंगे। नव निर्माण का मतलब है नया। नव मतलब नया और निर्माण मतलब सृजन करना या बनाना। जब यह धरती बनी थी तब ऐसी नहीं थी जैसी आज हमने बनाई है। आज हर तरफ अन्याय, अराजकता, विषमता का माहौल है। तो चलिए हम नव निर्माण करते हैं, नया सृजन करते हैं। यह कविता और इसके बारे में जानने से पहले हम इसके कवि त्रिलोचन जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी जिले में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था वासुदेव सिंह। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी, फारसी भाषाओं में भी लिखते थे। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफी सक्रिय रहे। इन्होंने काव्य के क्षेत्र में बहुत प्रयोग किए और हमेशा नव सृजन करने वाले लोगों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। इनका साहित्य भारत के गांवों के बारे में, निर्बलों के, दुर्बलों के बारे में, जो दबा कुचला हुआ है के बारे में बात करता था। इनकी भाषा सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण थी और यह लोकमानस तक अपनी बात पहुंचाते थे। इनका निधन 2007 में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं धरती, दिनगर, गुलाब और बुलबुल। उस जनपद का कवि हूँ मैं। सबका अपना आकाश यह इनका कविता संग्रह है। देशकाल यह इनका कहानी संग्रह है और दैनंदिनी इनकी डायरी है। ये जो कविता जिस विधा में लिखी गई है उस विधा को थोड़ा समझ लेते हैं। इस विधा का नाम है चतुष्पदी। मतलब यह 4 चरणों वाला छंद होता है। ये जो 4 पंक्तियों में बात कही जाती है ये चौपाई की तरह होता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। ध्यान दीजिए तो देखिए, पहला परिच्छेद, पहला पैरा, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मैं मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मैं मुझको, मैं इस भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति में मुझको मुझको लिखा है। यह तुकबंदी कहलाती है। यही विधा है चतुष्पदी। पाठ का अगर मैं परिचय सरल शब्दों में देना चाहूँ तो कवि त्रिलोचन जी आपको आशावाद की ओर ले जाते हैं। आशावाद का मतलब है पॉजिटिविटी। अगर हम वर्तमान समय में भी देखें तो चारों तरफ बहुत निराशा और बहुत हताशा फैली हुई है। कवि त्रिलोचन इस सब में आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। बिना संघर्ष हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो कवि हमें संघर्ष करने और अपने संघर्ष से अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि हमें बल और साहस इकट्ठा करने का आशय देते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज में उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि हमें अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब हम इस पाठ परिचय के सरल शब्दों के बाद कठिन शब्दों यानी शब्द अर्थ को देख लेते हैं। यहाँ पर कठिन शब्द है विश्वास, जिसका आशय है भरोसा, और एक है उच्छ्वास, आह भरना, भूमि, धरती, सूत्र, धागा या बंधन, व्योम, आकाश, सत्य, सच, बल, ताकत, पीड़ित, सहने वाला, न्याय, अधिकार। इसके अलावा भी अगर जो भी कठिन शब्द वाक्य में परिच्छेद में आते जाएंगे वह मैं आपको भावार्थ के समय अगर कुछ छूट गया है तो समझाते जाऊंगी। हम पहले पैराग्राफ की तरफ देखते हैं। पहले परिच्छेद को देखते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। इन पंक्तियों में कवि त्रिलोचन जी यह कहना चाहते हैं कि धरती को उन्होंने माँ का स्वरूप दिया है। तो वह कहते हैं धरती को माँ का स्वरूप देकर
मैं उसे यह बताना चाहता हूँ, जिस भरोसे और विश्वास के साथ मुझे यह जीवन आपने दिया है धरती माँ, मैं इस जलवायु में, इस नेचर में सांस लेने में सक्षम हूँ, मीठा पानी पी सकने में सक्षम हूँ। मैं इस धरती को सुरक्षित रखूंगा, संभालूंगा और यह मेरा कर्तव्य है। जो यह आसमान तथा इसमें उड़ने की आजादी मुझे मिली है, मैं जितना चाहूँ धरती के सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसका सदुपयोग कर सकता हूँ। एक बात जो मुझे ख्याल रखनी पड़ेगी कि मैं इसका दुरुपयोग न करूँ। जब हम शब्दों में दुर लगाते हैं तो हम उसे नेगेटिव या नकारात्मक बनाते हैं, और जब हम उसमें सद लगाते हैं जैसे सदुपयोग, तो हम उसे पॉजिटिव या सकारात्मक बनाते हैं। ये होती है सकारात्मक सोच। जैसे दुर्बल मतलब जो कमजोर है, और सबल जो बलशाली है। अपने इस जीवन को सफल बनाने की मैं निरंतर कोशिश करूंगा। तो कभी हमें समझाना चाहते हैं कि इस धरती पर जो भी हमें साधन मिले हैं, उसके लिए हमें कुछ देना नहीं पड़ता, न धरती माँ बदले में हमसे कुछ मांगती है, और ये खुला आसमान हमें उड़ने के लिए, अपने पंख फैलाने के लिए मिला है। तो हमें यह याद रखना पड़ेगा कि हम इन सारे संसाधनों का सही इस्तेमाल करें और गलत तरीके से या दुरुपयोग न करें। अगली 4 पंक्तियां हम देखते हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। फिर से देखते हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं। आइए अगली 4 पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाएं, व्योम मतलब आसमान, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। भूमि का मतलब है धरती। भावार्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, हमने अपने प्रेम भरे जीवन में रिश्तों को एक बंधन में बांध कर रखना चाहिए। देखिए, यह जीवन जो हमें मिला है, हमें यह प्यार और प्रेम से बिताने के लिए मिला है। नफरत की तो इसमें कहीं जगह ही नहीं होनी चाहिए। और ये जो सारे रिश्ते हमें दिए गए हैं, इन्हें हमें प्रेम से एक बंधन में बांधकर, एक सूत्र में बांधकर रखना चाहिए। यह सूत्र बड़े ही नाजुक होते हैं। जिस प्रकार अगर हम एक धागा तोड़ देते हैं तो बिना गांठ हम उसे जोड़ ही नहीं सकते। कभी आपने कोशिश करके देखा है, एक धागे को तोड़िए और उसे वापस जोड़िए तो उसमें गांठ तो पड़ेगी ही। इसी प्रकार रिश्ते अगर एक बार तोड़ दिए जाते हैं तो कभी भी वो पहले जैसे जुड़ नहीं पाते, उसमें गांठें पड़ जाती हैं। इसी प्रकार ईश्वर के दिए इस असीम आसमान, अगली 2 पंक्तियों को हम व्योम वाली पंक्तियों को समझते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के दिए इस असीम आसमान में हम चाहे जितना उड़ें, जहाँ उड़ें, पर हमारी धरती से हमारा प्यार, लगाव बना रहना चाहिए। अर्थात हम कितने भी सफल हो जाएं, हमें ये समझना पड़ेगा कि हर कोई हमारे जैसा सौभाग्यशाली नहीं होता कि उसे हमारी तरह सफलता प्राप्त हो, उसे वह सारे संसाधन प्राप्त हो जो हमें हैं, वो सारी सुविधाएं जो हमें हैं। तो हमें उन दुर्बलों को, असहायों को और कमजोर व्यक्तियों को सहयोग देना चाहिए, जिस तरह जहाँ हम दे सकें। हम जीवन में कितने ही सफल क्यों न हो जाएं, हमें अपनी मातृभूमि के लिए अपना प्रेम और अपना वह सब जो मातृभूमि हमें दे रही है, वह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और अगर हमें प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगली 4 पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। इन पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं सरल भाषा में। सत्य का मतलब है सच्चाई। इन पंक्तियों में कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि सच्चाई की राह बहुत कठिन है, इसमें बहुत संघर्ष है, परंतु हमें निराश नहीं होना है, न ही कहीं थक हार के बैठना है, और हताश तो बिल्कुल ही नहीं होना। और जब हताशा आती है तो हम क्या करते हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसे वहीं छोड़कर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं।
तथा हम अपने आप को यह महसूस कराते हैं कि हम किसी कार्य के लायक नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें हताश न होकर इस परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए तथा यह करते समय यह याद रखना चाहिए कि राह में मिलने वाले दुर्बल, असहाय व गरीबों का हमें सहारा बनना है। जहाँ जिस प्रकार जैसी मदद हम किसी की कर सके हमें करना है। यही तो मानवता है। मानवता मतलब इंसानियत। हमारे प्रयास से समाज में कोई दुखी न रहे। हमारे प्रयास से समाज में किसी पर अन्याय न हो। हमेशा न्याय का बोलबाला रहे। असत्य पर सत्य की विजय होती रहे। यही तो मानवता है। और इन पंक्तियों में एक बहुत जरूरी संदेश जो कवि हमें देते हैं वह है समानता। समानता का मतलब है सबको अपने समान समझना। जाति के ऊपर, रंग के ऊपर यह मनुष्य ने बनाए हैं समान असमान। ऊपर वाले ईश्वर ने सबको समानता का अधिकार दिया है और मनुष्य को ये बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। इन तीनों परिच्छेदों का हम एक बार फिर लाइनों का मतलब अब समझते हैं। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। इन लाइनों में हम यह समझते हैं हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है। मनुष्य जन्म ही अपने आप में बहुत जिम्मेदारी है। हमें समझना पड़ेगा हम मानव हैं और हमारा जन्म किसी कारण से हुआ है। हमें अंधेरे से नहीं घबराना, जीवन पथ पर हार कर पीछे भी नहीं हटना, सिर्फ आगे बढ़ना। अगली 4 पंक्तियां हैं। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। इन 4 पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। कवि कहते हैं अगर हम सक्षम हैं, मतलब अगर हम में ताकत है, अर्थात हम बलशाली हैं, तो यह ताकत किसी को तकलीफ देने या पीड़ा देने के लिए नहीं, सताने के लिए उपयोग न करें। इस बल का, इस ताकत, इस शक्ति का उपयोग असहाय, दुखी और निर्बल लोगों को बचाने के लिए करें और इसका इस्तेमाल अन्याय को मिटाने के लिए करें, न कि किसी को कष्ट देने के लिए। कवि कहते हैं कि यदि यह बल, ताकत और सफलता और यह सक्षमता हमें मिलती है, सक्षमता मतलब एबिलिटी हमें मिली है, तो दूसरों का बल बनो, दूसरों का बल बनो, उन्हें न्याय दिलाने के लिए इस बल का प्रयोग करो। किसी को भी निर्बल समझकर, किसी को भी कमजोर समझकर उसका फायदा उठाना या कोई और उसका फायदा उठा ले, ऐसा अत्याचार कतई न हो। अगली 4 पंक्तियां समझने की कोशिश करते हैं। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। सिद्ध कर लेना मीन्स किसी चीज को प्राप्त कर लेना। सिद्धि प्राप्त कर लेना, किसी चीज जिसे हम पाने की इच्छा रखते हैं उसे हम प्राप्त कर ले। शिखर मतलब पर्वत की चोटी, पर्वत की सबसे ऊंची, माउंटेन पीक जिसे हम कहते हैं। भावार्थ समझिए। कवि त्रिलोचन जी इन पंक्तियों में कहते हैं जिस मनुष्य को अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य का पता होता है तो वो किसी से डरता ही नहीं। वह बिना डरे अपने रास्ते में आने वाली तरह तरह की विभिन्न कठिनाइयों को सहता है और डटकर मुकाबला करता है। क्योंकि देखिए, कहीं भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आप निकलेंगे, राह में तरह तरह की कठिनाइयां आएंगी, चुनौतियां आएंगी। उन चुनौतियों से हमें घबराना नहीं है। हमें अपने लक्ष्य को अपने ख्याल में रखकर नियमित रूप से, निरंतर रूप से आगे बढ़ते जाना है। वह न घबराते हैं, ना ही पांव पीछे हटाते हैं। पांव वह पीछे हटाते हैं जो संघर्षों से डर जाते हैं। सदैव बेहतर होने का प्रयत्न करते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं और मंजिल भी उनके ही कदम चूमती है। ऐसे सफलता के शिखर पर बैठे सफल लोग हमेशा याद किए जाते हैं। लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं।
कभी भी याद रखिए, हमारे देश के सफल मनुष्य जैसे महात्मा गांधी, जैसे बचेंद्र पाल, ऐसे कई नाम हैं जिन्हें देखकर आजकल की युवा पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त कर सकती है, कठिनाइयों से लड़ने की उनमें क्षमता आती है। तो और मंजिल उनके कदम चूमती है। ऐसे सफलता के शिखर पर बैठे सफल लोगों ने को हम हमेशा याद करते हैं तथा उनकी उपलब्धि जो उन्होंने प्राप्त किया है उनसे सीख लेते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनका वर्णन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। अगर आप अपनी हिस्ट्री की बुक उठा के देखेंगे तो आपको प्रेरणादायी बहुत सारे आइए अब आखिरी 3 परिच्छेद चतुष्पदी का मतलब और भावार्थ कठिन शब्द समझ लेते हैं। सबसे पहले कठिन शब्द प्रीति, प्रेम, राह, रास्ता, सिद्धि, सफलता, नीति, व्यवहार का तरीका या नेकी, नर नारी, आदमी औरत, संगी, साथी, सहचर, मित्र, दोस्त, रचेंगे, बनाएंगे, वर्तमान जो इस समय चल रहा है, अतीत पुराना पहले का समय, प्राण जीवन, पथ रास्ता, नीत मित्र, भविष्य आने वाला समय और गीति मीठा गीत या गान। अगली 4 पंक्तियां कहती हैं, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। अब इन पंक्तियों का यह मतलब है कि प्रेम की, प्यार की नेक रास्ते पर चलो और वही सही रास्ता है। अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। कवि त्रिलोचन जी इस चतुष्पदी में, मैंने आपको चतुष्पदी का मतलब पहले भी समझाया, जहाँ भी 4 पंक्तियां होती हैं, प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ पंक्ति में आखिरी अक्षर तुकबंदी वाला होता है। ठीक है, तो वह होती है चतुष्पदी। 4 चरण में किया हुआ छंद। भावार्थ समझते हैं। कवि त्रिलोचन जी इस चतुष्पदी में प्रेम और प्यार की राह पर चलने का संदेश दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अगर नेकी तथा सत्य की राह पर चलेंगे तब हम उसका महत्व समझ सकेंगे। सभी को प्रेम व सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। यह धरती सिर्फ हमारी ही नहीं है, हम सभी को, जो भी मनुष्य, जो भी जीव जंतु, जो भी पेड़ पौधे इस धरती पर है, सभी को समन्वय में एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी में जीवन का सच्चा सुख है। इसी राह पर मीठा गीत गाते हुए सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। कवि एक बार फिर हमें समाज में समानता का संदेश देते हैं, मानवता का संदेश देते हैं और आपसी समन्वय का भी संदेश देते हैं। अगली 4 पंक्तियां देख लेते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। नर और नारी मीन्स पुरुष और स्त्री, आदमी और औरत। आज का जमाना पहले के जमाने जैसा नहीं है कि नर और नारी में अंतर होता था। पहले यह कहा जाता था कि नारी नर के समान नहीं है और नर को ही सारे घर की जिम्मेदारी संभालनी है, सारी दुनिया का संघर्ष नर को ही करना है और कांटों का ताज भी सिर्फ नर ही पहनेगा। कांटों का ताज मतलब चुनौतियां सिर्फ नर ही झेलेगा। पर आज दोनों संगी हैं, सहचर हैं, मित्र हैं, सखा हैं, दोस्त हैं। तो यह दोनों साथ मिलकर ही एक नया समाज रचेंगे, जब नर और नारी साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। भावार्थ देख लेते हैं।
कवि इस चतुष्पदी में कहते हैं, आज हमारे समाज में कई परिवर्तन आ गए हैं। जैसे आज पुरुष और नारी समान है, पहले के जैसे एक दूसरे के साथ है। पहले क्या होता था, नारी घर संभालती थी और पुरुष बाहर के सब काम चुनौतियां संभालते थे। आज दोनों एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलते हैं। जीवन पथ पर आने वाली चुनौतियों को, सिर पर कांटों के ताज को, चुनौती के ताज को समान रूप से धारण करते हैं। अगर एक कोई परेशानी आती है तो दोनों मिलकर साथ देते हैं एक दूसरे का। किसी भी विपरीत परिस्थिति में मिलकर मुकाबला करते हैं। दोनों एक दूसरे के मित्र तथा संगी बनकर जीवन का लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अब पहले जैसा जमाना नहीं है कि स्त्री को पुरुष से कम समझा जाता था। आज एक नया समाज रचा जा रहा है जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, अर्थात सब एक समान है। ऐसी नई दुनिया बनाई गई है जहाँ की कोई भेदभाव नहीं है। यही नवनिर्माण की बात त्रिलोचन जी ने अपनी कविता में हमें बार बार समझाई है। अगली 4 पंक्तियां देखते हैं जो हमारी कविता की आखिरी 4 पंक्तियां हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो वर्तमान है, जो आज का समय है, आज के मनुष्य यह सोचता है कि पहले अतीत में किसी को कोई तकलीफ ही नहीं थी, कोई चुनौतियां ही नहीं थी, और कोई तकलीफ और चुनौती जो आज हम भुगत रहे हैं, किसी को भी अतीत के लोगों को समझाए तो वो बोलेंगे आप क्या समझोगे, हमारे क्या प्रॉब्लम्स है, हमारी क्या कठिनाइयां हैं। और उन्हें ऐसे लगता है कि जो अब ये भविष्य आएगा वो तो बहुत बहुत आसान है, बहुत उज्जवल है। पर जब हम ये 4 पंक्तियां समझते हैं तो ऐसा नहीं है। भावार्थ देख लेते हैं। कवि इस चतुष्पदी में कहते हैं, कवि त्रिलोचन जी, कि मनुष्य की यह मान्यता है, मान्यता जो हम मान लेते हैं, जो हम सोच लेते हैं, भले ही उसमें सच्चाई थोड़ी सी भी ना हो, रत्ती मात्र भी ना हो, तो मनुष्य की यह मान्यता है कि इस समय वह जो संघर्ष कर रहा है वह उसके पूर्वजों के संघर्ष से बहुत अधिक है। मेरी कठिनाई मुझे अपनी बहुत बड़ी लगती है और दूसरे की कठिनाई मुझे बहुत छोटी लगती है। तो ऐसा लगता है जो हमारे पूर्वज थे, हमारे माता पिता हैं, उनको तो ये कठिनाइयां थी ही नहीं, तो उन्होंने तो कोई कष्ट देखा ही नहीं है। सारे कष्ट हम ही महसूस कर रहे हैं। तो वह महसूस करता है आज का मनुष्य कि वह ज्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहा है और अतीत में मनुष्य का जीवन बहुत आसान था। देखा जाए तो कहीं किसी हद तक ये बात सही भी है, पर हर दिन एक नई कठिनाई और नई चुनौतियां मनुष्य के सामने आती है। तो अतीत में भी जो हमारे पूर्वज थे उनके सामने उनके लिए नई कठिनाई होगी और हमारे सामने हमारे लिए नई चुनौती है। पहले साथी ज्यादा ही भले थे, पहले के जो साथी साथ थे और वो ज्यादा भले थे और एक दूसरे का साथ निभाते थे। आज आप महसूस करेंगे कि शादियां इतनी नहीं चल रही हैं, साथी साथ नहीं निभाते, मनुष्य थोड़ा स्वार्थी हो गया है, एक दूसरे के साथ नहीं चलता। पहले थोड़ा स्वार्थ भी कम था और पहले लोग भलाई का काम ज्यादा करते थे। अब थोड़ा स्वार्थ तो मनुष्य में आ ही गया है। आज इस चीज की कमी साफ दिखती है। पहले जैसे लोग साथ नहीं निभाते, परंतु हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो हमारे पास है वो भी तो उपलब्धि है। आज हम नई नई तकनीक ले आए हैं, नए तरीके से जीवन जीने लगे हैं, तो ये उपलब्धियां भी तो कुछ कम नहीं। अगर पुरानी और नई अगर हम बातों को तोलें तो पहले वाली बातें जरूर कुछ कम है, पर नई बातें बहुत अधिक है जिनपे हम गौरव महसूस कर सकते हैं। और यही हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारे भविष्य को बहुत ज्यादा हमारे बारे में गौरव महसूस कराएगा और प्रेरणा देगा। जैसे हम अपने अतीत पर गर्व महसूस करते हैं, हमारे भविष्य में आने वाले बच्चे हम पर बहुत गर्व महसूस करेंगे। इसलिए कवि अतीत तथा वर्तमान को एकता से देखते हैं और कहते हैं, अगर आज का समय अच्छा है तो अतीत भी अच्छा था और आने वाला भविष्य भी अच्छा ही होगा। इस तरीके से हमने ये कविता पूर्ण की है और
हम इस कविता का अच्छे से मंथन करेंगे, भावार्थ समझेंगे, कठिन शब्द देखेंगे और इस कविता को पहले से बेहतर कविता समझ लेने के बाद अब हम स्व अध्याय कर लेते हैं। स्व अध्याय का मतलब आपने कितना समझा। आप जब ये कर लेते हैं तो आप समझ जाते हैं आपकी पूरी कविता में आपको कितना कुछ समझ आया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण करने में पहला है बल इसके लिए होता है। बल हमने किस किस के लिए पढ़ा था? बल का अगर प्रयोग करना है तो हमें करना है पीड़ित को बचाने के लिए और न्याय दिलाने के लिए। ठीक है। सेकंड वाला है जिसे मंजिल का पता है वह क्या करेगा? जिसे मंजिल का पता है तो वह वही पथ के संकट को सहता है। अगर जिसे अपने गोल्स का ही पता नहीं, अपने लक्ष्य का ही पता नहीं, तो उसे तो पथ के संकट बहुत भारी लगेंगे। और जिसे मंजिल का पता है वह सिद्धि के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास कहता है। तो जिस इंसान को अपनी मंजिल का पता है वही वह प्राप्त करता है जिसके लिए वो घर से चल निकला है। इसके बाद अगला है हमारा शब्द संपदा। इसमें आता है निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करें। अब आप ये समझना पड़ेगा कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग मतलब वह अर्थपूर्ण वह शब्द जो अपने आगे वो जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल आपको देती हूँ। हमारे पास शब्द है बल। बल के आगे अगर मैंने लगा दिया दुर, तो बल का मतलब होता है ताकत, और जब मैं दुर लगा देती हूँ तो उसका मतलब हो जाता है कि दुर्बल है, कमजोर है, मतलब बदल गया। इसी तरह यहाँ पर हमें दो दिए गए हैं। पहला है नीति। आप अपनी मर्जी से कोई भी उपसर्ग लगा सकते हैं। मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बनाया है रणनीति। रण प्लस नीति। वैसे नीति का मतलब क्या होता है? नेकी, व्यवहार का ढंग। पर यहाँ पर जब हम उसके आगे रण लगा देते हैं तो ये हो जाता है युद्ध की नीति। हम युद्ध के लिए कैसा प्लान, कैसा तरीका तैयार कर रहे हैं। इसको मैंने वाक्य में प्रयोग किया, आप अपने आप भी कर सकते हैं। राजा रणनीति बनाकर युद्ध करते थे। दूसरा है बल। यहाँ पर मैंने लगाया है प्रबल। प्र प्लस बल, उपसर्ग है प्र और शब्द है बल। बच्चों में कुछ नया सीखने की प्रबल इच्छा होती है। वैसे बल का मतलब होता है ताकत, पर जब उसमें प्र लग जाता है तो उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा। मतलब भी चेंज हो गया और नया शब्द भी बन गया। उपसर्ग समझने का ये आसान तरीका था। दूसरा हमारा प्रश्न है ये हमें सोच समझ के उत्तर देने हैं। मैंने आपके लिए उत्तर लिख दिए हैं और आप भी अपने विचार करें कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। मैंने क्या किया है कि आपको मेन पॉइंट दे दिए हैं, उसे आपको इकट्ठे करके वाक्य में लिखना है। मैंने आपको मेन आपको एक हिंट दे दिए हैं कि आप वो लेकर और अपना उत्तर लिख पाए। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यह हमने कविता में भी समझा कि अगर हम आसमान में इतना ऊंचे उड़ गए कि हमने अपनी जड़ें छोड़ दी तो फिर मनुष्य होने का कोई फायदा ही नहीं। अब इसके आप हिंट देख लीजिए। सदैव अपने अतीत को याद रखिए। अगर इंसान अपना अतीत भूल जाता है तो उसे घमंड आ जाता है। दूसरा, कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर ले परंतु अपने पैर हमेशा जमीन पर ही रखिए। बोलते हैं ना, ज्यादा उड़िए मत, अपने पैर जमीन पर ही रखिए, अपनी जड़ों से ही जुड़े रहना। और आखिरी है, भाग्य बड़ा बलवान है, आज कोई ऊपर है कल वो कब नीचे आ जाए कुछ कह नहीं सकते। तो अपनी नेकी पर हमेशा अपना संभाल के उसे रखिए। अगला प्रश्न है, समाज का निर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। पहले के जमाने में क्या होता था कि नर के लिए बाहर के काम होते थे, नारी के लिए घर के काम होते थे। तो ये धारणा बदल चुकी है। स्त्रियां हर जगह पुरुषों से कंधा मिला के चल रही हैं। इसका भी उत्तर मैंने आपके लिए लिखा है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसके भी मैं आपको हिंट्स दे दिए हैं। ये पॉइंट्स हैं जिन्हें लेके आप आंसर लिखेंगे।
अगर किसी गाड़ी के पहिए छोटे बड़े हों तो आपको लगता है क्या वो गाड़ी चल सकती है? अगर पहिए बराबर होंगे तभी ही वो गाड़ी आगे बढ़ेगी। जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, नर और नारी, तो उनमें समानता की बड़ी आवश्यकता है। और ईश्वर ने जब फर्क नहीं किया, बुद्धि और बल एक साथ दिया है। आज नारियां हर क्षेत्र में हैं। वो पायलट्स हैं, वो नेता हैं, वो टीचर हैं, वो हर जगह पुरुष के साथ समानता से काम कर रही हैं। तो जब ईश्वर ने उनके बुद्धि और बल में फर्क नहीं किया तो हम कैसे ये फर्क कर सकते हैं? ठीक है, ये उत्तर भी आपको अपने शब्दों में ये पॉइंट्स लेके लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। अब जो आपको कविता की दी हुई थी पंक्तियां, तो उसी के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे। पहला, रचनाकार का नाम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, त्रिलोचन जी हैं इसके रचनाकार। अब इसमें आपको अपनी पसंद की पंक्ति लिखनी है। अगर मुझे कोई पसंद की पंक्ति बोलेगा तो मैं तो वही पंक्ति पसंद करूंगी जिसमें बोलते हैं कि बल किसी को सताने के लिए मत इस्तेमाल करो। तो ऐसे ही आप अपनी कोई भी पसंद की पंक्तियां लीजिए और उसे पसंद आने का आपका क्या कारण है वह आपको स्वयं लिखना है। ठीक है, ये स्व अध्याय है। नेक्स्ट, अच्छा, कविता का केंद्रीय भाव वह होता है कि इस कविता का सेंट्रल आइडिया, संदेश क्या मिला आपको जब आपने पूरी कविता पढ़ी, तो आखिर आपको क्या समझ आया, तो वह भी मैंने थोड़ा सा आपके लिए लिखा है। अपने शब्दों में लिखिएगा। मनुष्य को प्रेरणा देते कठिनाई, चुनौती तथा संघर्ष से न घबराने की सलाह देते हैं कवि त्रिलोचन जी। अंधेरे में निराश न होकर साहस धरने का संदेश देते हैं कवि त्रिलोचन जी। तो ये मेरी है जो मुझे इसका केंद्रीय भाव लगा। आपको अगर इसमें कुछ और जोड़ना है आप जोड़ सकते हैं, और जो आपकी समझदारी है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब चतुष्पदी के लक्षण लिखने हैं हमें। मैंने आपको पाठ के एकदम शुरुआत में चतुष्पदी का मतलब समझाया था, वापस वो समझा देती हूँ। यह चौपाई जैसा होता है, 4 लाइनों में लिखा जाता है। जब इसका नाम ही चतुष्पदी है तो यह क्लियर है कि ये चतुष प्लस पद मतलब 4 चरणों में होता है। और ये 4 चरण जब आप पढ़ते हैं ना तो अपने आप में ही एक पूरी बात कहते हैं। परिपूर्ण होना मतलब पूरी बात कहना। और तीसरा है प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ पद में तुकबंदी होती है। ठीक है, और चौथा है भाव व विचार। अगर इसके आप भाव या विचार की दृष्टि से देखेंगे तो चतुष्पदी की 4 लाइनें ही पूरी बात कह देती हैं। आपको उसके लिए पूरी कविता पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला है प्रश्न, त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रह। यह भी आपके पाठ के शुरुआत में ही बताया था। उनके 2 कविता संग्रह हैं। एक तो यही है जो अभी आप पढ़ रहे हैं कविता, ये इनकी चुनी हुई कविता संग्रहों में से उठाई गई है। और इसके अलावा जो उनकी 2 काव्य संग्रह हैं वो हैं, एक है धरती और एक है सबका अपना आकाश। इसके बाद कुछ व्याकरण है जो मैं जब व्याकरण आपको कराऊंगी उस समय वह लेंगे। ठीक है, वह सिर्फ वाक्य शुद्ध करो है। मैं ये चाहूंगी कि पहले आप कोशिश करें। बहुत बहुत सरल है। कहीं है की गलती है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कहीं शब्दों का हेरफेर है। थोड़ा अपना प्रयत्न कीजिए और वाक्य शुद्ध करने की कोशिश कीजिए। जब मैं व्याकरण कराऊंगी तब आपको उसके उत्तर